Assalamu alaikum students. Once again, welcome to Nida Academy. I hope you all are doing well. In today's video, we are going to discuss one of the most important age, Old English Literature. एजेस ऑफ लिटरेचर में से आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एज ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसको हम द एंग्लो सैक्सन लिटरेचर एज या द एंग्लो सैक्सन लिटरेचर भी कहते हैं। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में? द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, ओल्ड इंग्लिश प्रोज, ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स, characteristics and themes of old english, main writers and their main works। ये सारे हम वन बाय वन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश पीरियड से स्टार्ट करते हैं। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, दिस इज टाइम फ्रॉम अबाउट 450 AD to 1066 AD। ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहाँ से कहाँ तक रहा? 450 ईस्वी में ये स्टार्ट हुआ था एंड देन लेकर 1066 ईस्वी तक ये रहा। दिस इज़ आल्सो नाउन एज एंग्लो सैक्सन्स पीरियड। ये इसको हम एंग्लो सैक्सन्स पीरियड भी कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश पीरियड और एंग्लो सैक्सन पीरियड सेम है। अगर किसी पेपर में आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ ओल्ड इंग्लिश एंड अगर पूछा जाए व्हाट इज़ एंग्लो सैक्सन पीरियड, तो दोनों सेम है, दोनों एक ही है, यानी कि एक ही चीज़ के दो नाम है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी एंड एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो अब एंग्लो सैक्सन्स क्या है? ओल्ड इंग्लिश पीरियड के तो हम इसको मतलब समझते हैं कि जो इंग्लिश का ओल्ड टाइम था, वो पीरियड था, वो ओल्ड इंग्लिश के लिए। लेकिन एंग्लो सैक्सन्स पीरियड हम इसको क्यों कहते हैं? अब हम इसकी एंग्लो सैक्सन के पीछे क्या हिस्ट्री है वो हम जानते हैं। इट इज स्टार्टेड व्हेन जर्मेनिक ट्राइब्स एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स कैम टू इंग्लैंड। देखो, जैसे ही रोमन्स इंग्लैंड छोड़कर गए ना, तो 450 ईस्वी में 3 ट्राइब्स आए थे जर्मनी से, एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। कहाँ से आए थे ये 3 ट्राइब्स? जर्मनी से आए थे। ये नॉर्थ सी के रास्ते इंग्लैंड में आए थे। और इनमें से जो एंगल्स और सैक्सन्स थे ना, इनका टाइम बहुत ही मतलब ये बहुत ही टाइम रहे और ये आने वाले 600 सालों तक इंग्लैंड में राज करने वाले थे, जो कि जबकि ज्यूट्स जो थे वो बहुत ही कम रहे। तो इसलिए एंगल्स और सैक्सन्स को मिला के इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ सी के ज़रिए इंग्लैंड में आए थे और इन्हीं ट्राइब्स को हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी या एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं। और ये कब तक रहे? और ये 1066 तक रहे। जब तक कि नॉर्मन कन्क्वेस्ट नहीं हुआ तब तक एंग्लो सैक्सन पीरियड रहा। नॉर्मन कन्क्वेस्ट के बाद मिडल एज स्टार्ट हुई थी। मिडल एज क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, द एंग्लो सैक्सन्स वर अर्ली सेटलर्स ऑफ इंग्लैंड हु शेप्ड द लैंग्वेज, लिटरेचर एंड ट्रेडिशंस दैट वी स्टडी टुडे। एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड के वो शुरू के वो सेटलर्स थे जिन्होंने लैंग्वेज, लिटरेचर और ट्रेडिशंस को शेप दिया, जो कि हम आज भी पढ़ते हैं। ओल्ड इंग्लिश के जो लोग, द इंग्लिश लैंग्वेज ड्यूरिंग दिस टाइम लुक वेरी डिफरेंट फ्राम टुडेज लैंग्वेज। उस टाइम की जो लैंग्वेज थी ना, वो आज की इंग्लिश से बहुत ही मुख्तलिफ थी। यानी कि उनकी जो इंग्लिश थी और आज की इंग्लिश को अगर हम कंपेयर करके देखें तो बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ओल्ड इंग्लिश बहुत ही कोई उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर का यूज़ करते थे। वहाँ के जो लोग थे वो अपनी इंग्लिश में ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर का यूज़ करते थे और वो मतलब बोलते प्योर जर्मेनिक बोलते थे। बहुत ही कम लोग इंग्लिश का यूज़ करते थे क्योंकि उस टाइम इंग्लिश ने इतना ग्रो नहीं किया था, स्टार्ट अभी अभी हुई थी। तो मतलब वक्त के साथ साथ फिर इंग्लिश की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई और मुख्तलिफ वर्ड्स ऐड होना स्टार्ट हो गए। तो उस वक्त की जो इंग्लिश थी वो बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट मतलब बहुत ही ग्रामर कॉम्प्लिकेटेड करके यूज़ करते थे। एंग्लो सैक्सन्स के टाइम पर इंग्लिश की नेचुरल ग्रोथ हो रही थी। अच्छा, इट वॉज अ टाइम ऑफ कॉन्स्टेंट बेटल्स एंड द सेपरेट ऑफ क्रिश्चियनिटी। उस टाइम में क्या हो रहा था? मतलब मुसलसल जंगें लड़ी जा रही थी, क्रिश्चियनिटी फैल रही थी, यानी कि क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस बहुत ही बढ़ना स्टार्ट हो गया था, जंगें वगैरह हो रही थी, ये सब था। और ओल्ड एज में ना जो 7th सेंचुरी तक का पीरियड था उसमें ओरल लिटरेचर से काम चलाते थे। यानी उससे पहले जो 7th सेंचुरी था ना, उसके पीरियड से पहले जो था उसमें ओरल लिटरेचर का काम था। उसके बाद फिर लिटरेचर लिखा और ट्रांसलेट किया जाने लगा। उससे पहले क्या था? लोग सुनते सुनाते चलते थे, यानी कि आपने एक ने किसी से सुन लिया, वो फिर आगे किसी और को बता दी। इस तरह से मतलब लिटरेचर आगे ग्रो करता हो जा रहा था 7th सेंचुरी से पहले। 7th सेंचुरी के बाद लिटरेचर लिखा और ट्रांसलेट किया जाने लगा। अच्छा, तो ये था ओल्ड इंग्लिश पीरियड, समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। पोइट्री वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन ओल्ड इंग्लिश टाइम्स। जो पोइट्री थी ना वो ओल्ड इंग्लिश टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ड्रामा इतना नहीं था, पोइट्री का बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा था ओल्ड इंग्लिश में।
मोस्ट पोइम्स वर अबाउट हीरोज बैटल्स एंड एडवेंचर्स। जो पोइम्स थे, क्योंकि वहाँ की देखो तो उस टाइम, जैसे मैंने पिछले बात की थी कि कांस्टेंट बैटल्स चल रही थी, क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस था, तो वहाँ पर हीरोज बैटल्स और एडवेंचर्स के बारे में ही पोइम्स लिखी जाती थी। नॉर्मल लाइफ या डेली लाइफ के बारे में कोई मतलब ज़्यादा पोइम्स नहीं लिखी जाती थी। दे ऑफन स्पोक अबाउट लाइफ हार्डशिप्स डेथ एंड फेट। वो अक्सर मतलब कभी कभार लाइफ की हार्डशिप्स डेथ और फेट के बारे में वो इस तरह की पोइम्स लिखते थे। उस टाइम की जो फेमस पोइम थी, जो ओल्ड इंग्लिश की फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइम ऑफ दैट टाइम इज़ बियोवुल्फ। बियोवुल्फ एक एपिक पोइम थी जो कि उस टाइम की बहुत ही फेमस पोम है, विच टेल्स द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव वेयर फाइटिंग मॉन्स्टर। इसमें भी वही जो हीरो था वो बहुत ही कोई बहादुर था, मॉन्स्टर के खिलाफ वो लड़ता रहा, उसी की कहानियाँ बताई जा रही हैं, यानी कि इसमें भी हीरोज़ के बारे में ही है। पोइम्स वर यूजुअली sang और recited अलाउड, यानी कि पोइम्स का भी क्या था, या तो गाते थे या रिसाइट करते थे। लिखने का कोई टाइम मतलब उस वक्त तक रिवाज नहीं आया था, ओरली ही सब कुछ हो रहा था। तो ये ओल्ड इंग्लिश पोइट्री है। नेक्स्ट हमारे पास है ओल्ड इंग्लिश प्रोस। प्रोस मीन्स नॉर्मल राइटिंग, नॉट पोइट्री और सॉन्ग्स। प्रोस तो हम सब जानते हैं एक नॉर्मल राइटिंग होती है, ना तो पोइट्री की तरह और ना ही सॉन्ग्स की तरह। ओल्ड इंग्लिश प्रोस मेनली इंक्लूड्स रिलीजियस राइटिंग, हिस्ट्रीज एंड लॉस। जो ओल्ड इंग्लिश प्रोस था वो ज़्यादातर हमारे पास रिलीजियस राइटिंग और हिस्ट्रीज और लास्ट पर बेस होता था, जबकि हमारे पास जो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री था वो हमारे हीरोज बैटल्स और एडवेंचर्स पर बेस होती थी। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री रिलीजियस राइटिंग होती थी, उसमें हिस्ट्रीज लिखी जाती थी एंड लॉस वगैरह लिखे जाते थे। इट वॉज यूज टू सेपरेट क्रिश्चियनिटी एंड टू रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट। जैसे मैंने ऊपर बात की कि रिलीजियस राइटिंग्स होती थी, हिस्ट्रीज, तो ये किस लिए यूज़ किया जाता था, ताकि क्रिश्चियनिटी को फैलाएं और जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स वगैरह है उनको वो रिकॉर्ड करे, इवेंट्स वगैरह, सॉरी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह को रिकॉर्ड करने के लिए प्रोस का यूज़ किया जाता था। फेमस राइटर जिसने लिखा था, द वनरेबल बीट रोड द एक्लीजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। जो फेमस राइटर था द वनरेबल बीट, उसने लिखा था द एक्लीजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। ये कोई प्रोस की शक्ल में एक कोई राइटिंग है जिसका राइटर है द वनरेबल बीट। तो प्रोस क्यों लिखा जाता था? रिलीजियस राइटिंग होती थी, क्रिश्चियनिटी को फैलाएं और इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को, इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए प्रोस लिखा जाता था। तो ये ओल्ड इंग्लिश प्रोस था। उसके बाद हमारे पास आता है ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स, ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स समझने से पहले हम समझते हैं कि डायलेक्ट्स क्या होता है। डायलेक्ट्स यानी कि एक ही ज़बान में अलग अलग ज़बान एक ही हो, लेकिन अलग अलग इलाकों में बोलने का लहजा और अंदाज़ अलग हो, तो वो डायलेक्ट कहलाता है। ज़बान वही होती है मगर अंदाज़ और लहजे मुख्तलिफ होते हैं, ये डायलेक्ट कहलाता है। ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड स्पोक स्लाइटली डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी कि बोली तो ओल्ड इंग्लिश ही जाती थी, लेकिन उनका जो डायलेक्ट था ना वो अलग था। अब जिस तरह से देखो हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरह है ना कि जो पंजाबी बोलते हैं वो उनकी उर्दू थोड़ी, मतलब बोली तो पूरे पाकिस्तान में उर्दू ही जाती है, लेकिन वो थोड़ी अलग अलग, सराइकी वाले थोड़ी अलग तरह की उर्दू यूज़ करते हैं, पंजाबी अलग तरह की, पठान अलग तरह की, सिंधी अलग तरह की, बलोची अलग तरह की, यानी अलग अलग लहजा उनका अलग होता है। जैसे गिलगिती फिर अलग तरह की उर्दू बोलते हैं, तो सबका मतलब बोलते हैं तो वही उर्दू ही है, लेकिन उनका लहजा क्या होता है, अलग होता है। तो डायलेक्ट वही कहलाता है, एक ही ज़बान हो लेकिन लहजा और बोलने का अंदाज मुख्तलिफ हो, तो वो डायलेक्ट कहलाता है। तो उसी तरह उस टाइम में भी और इंग्लैंड में मुख्तलिफ वर्जन्स में ओल्ड इंग्लिश को बोला जाता है। इनमें से फोर मेन डायलेक्ट्स है। एक है नॉर्थम्ब्रियन एंड मेरिसियन, वेस्ट सेक्शन मोस्ट फेमस, मेनी सर्वाइविंग टेक्स्ट आर इन दिस। अच्छा, उसके बाद कैंटिश, ये चार इसके मेन डायलेक्ट्स थे। उनमें से जो वेस्ट सेक्शंस था वो बहुत ही फेमस था और टेक्स्ट भी ज़्यादातर उसी में लिखे जाते थे। ये ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश की खुसूसियात क्या थी, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के खुसूसियात, ओल्ड इंग्लिश के नहीं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के। ओके। Written in Old English language. The language was very different from modern English with many Germanic words. आज की मतलब उनकी जो लिखते थे ना वो ओल्ड इंग्लिश में लिखते थे, और उनका जो इंग्लिश था ना वो बहुत ही मतलब कोई डिफरेंट था आज के मॉडर्न टाइम से। अगर हम आज में, जैसे पहले भी बात की कि अगर आज के टाइम से हम ओल्ड इंग्लिश को कंपेयर करें तो वो बहुत मुख्तलिफ है, हमारी वाली बहुत मुख्तलिफ है। क्योंकि जो ओल्ड इंग्लिश उसमें जर्मेनिक वर्ड्स ज़्यादा थे, क्योंकि वहाँ के जो इंग्लैंड के लोग थे वो जर्मनी बोलते थे, प्योर जर्मेनिक बोलते थे। वो क्यों बोलते थे? क्योंकि जो जर्मनी से ट्राइब्स आए थे, एंग्लो सैक्सन्स एंड ज्यूट्स, वो अपने साथ जर्मनी लैंग्वेज लेकर आए थे, दैट्स वाई वहाँ
इंग्लैंड में जर्मेनिक वर्ड्स जर्मेनिक लैंग्वेज का यूज़ था, तो फिर ओल्ड इंग्लिश में भी उन्होंने अपने जर्मेनिक वर्ड्स का यूज़ किया था। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग यूज़ ऑफ एलिट्रेशन। मैनी पोम्स यूज द सेम स्टार्टिंग साउंड इन अ लाइन लाइक ब्रेफ एंड बोल्ड बेटल्स। जो मतलब एलिट्रेशंस का वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते थे। एलिट्रेशन एक लिटरेरी डिवाइस है। ज़्यादातर पोइम्स बिल्कुल उनका एक ही तरह से वो यूज़ कर मतलब स्टार्ट करते थे। ओरल ट्रेडिशन, स्टोरीज एंड पोम्स वर स्पोकन और संग बिफोर दे वर रिटन डाउन। वहीं वो स्टोरीज और पोम्स को मतलब ओरली चलाते थे। ओरल ट्रेडिशन ज़्यादा था, लिखने से पहले मतलब जो लिखने का टाइम था उससे पहले वो स्पोकन बोलते थे या गाते थे। इस तरह से वो उनका लिटरेचर आगे बढ़ रहा था। सीरियस एंड फॉर्मल टोन, द राइटिंग वॉज यूजुअली सीरियस, टॉकिंग अबाउट लाइफ डेथ बैटल्स एंड फेट्स। यानी कि उनकी उस टाइम की जो राइटिंग्स होती थी ना वो ज़्यादा बहुत ही कोई सीरियस और फॉर्मल टोन में लिखी जाती थी। टॉकिंग अच्छा, टॉकिंग अबाउट लाइफ डेथ बैटल्स एंड फैट, यानी कि ज़िंदगी के बारे में बस जो बैटल्स की लाइफ होती थी, हीरोज़ की लाइफ, उनके बारे में ज़्यादा लिखी जाती थी। डेथ और फैट, किस्मत की वगैरह, मतलब कोई डेली लाइफ नॉर्मल लाइफ के बारे में उनकी इतना कोई उनकी राइटिंग नहीं होती थी। नेक्स्ट हमारे पास है हीरोइक स्टाइल। मैनी स्टोरीज प्राइज ब्रेव वायरर्स लॉयल्टी टू द किंग एंड विनिंग्स इन बैटल्स। वहीं उनका मतलब वही राइटिंग स्टाइल था, वो जंगों को ज़्यादा तारीफ़ करते थे। जो हीरोज़ होते थे उनकी बहुत ही तारीफ़ करते, जो किंग होते थे उनकी बहुत तारीफ़, मतलब उस तरह की उनकी राइटिंग्स और उनकी स्टोरीज़, उनकी पोएम्स सब कुछ उन्हीं पर बेस्ड होता था। रियल लाइफ़ के बारे में वो कुछ नहीं लिखते थे। Religious influence. After Christianity separate, many writings talk about God, heaven and faith. जब क्रिश्चियनिटी फैलना स्टार्ट हो गया ना तो फिर उनकी ज़्यादातर में रिलीजियस इन्फ्लुएंस आने लगा और उनकी जो राइटिंग्स वगैरह थी वो ज़्यादातर गॉड्स के बारे में, हेवन फेथ के बारे में फिर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। फोकस ऑन फेथ, पीपल बिलीव दैट लाइफ एंड डेथ वर कंट्रोल बाय फेथ। मतलब उस टाइम के जो लोग थे उनका मतलब ये बिलीव था, हमारा मतलब उनका ये बिलीव था कि जो हमारी ज़िंदगी और हमारी जो मौत होती है वो हमारी किस्मत से कंट्रोल है। फोकस ऑन फेथ एंड इस तरह की उनकी राइटिंग्स वगैरह होती थी। यूज़ ऑफ कैनिंग्स, इंस्टेड ऑफ सिंपल वर्ड्स दे यूज़ क्रिएटिव फ्रेजेस। यानी कि कैनिंग्स क्या होता है, एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलाकर किसी चीज़ या किसी शख्स को खूबसूरत अंदाज में जिक्र किया जाता है बगैर उसका सीधा नाम ले। कैनिंग्स एक क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ को मिलाकर एक किसी शख्स या किसी चीज़ को खूबसूरत अंदाज में जिक्र करते हैं उसका असली नाम लिया बगैर। जैसे अब इसकी एग्जांपल है कॉलिंग द सी व्हेल रोड। सी को क्या कहते थे वो, मतलब समंदर को सी नहीं, सी से नहीं पुकारते थे, वो व्हेल रोड। तो ये यूज़ ऑफ कैनिंग्स भी ज़्यादा था उनकी राइटिंग्स में। सिंपल स्टोरी टेलिंग, स्टोरीज वर डायरेक्ट एंड क्लियर, नॉट वेरी डेकोरेटिव और कॉम्प्लिकेटेड। स्टोरी जो थी तो वो डायरेक्ट और क्लियरली वो बताते थे, ज़्यादा डेकोरेट करके या कॉम्प्लिकेट करके वो नहीं बता रहे होते। क्योंकि आजकल के दौर में देखो स्टोरीज़ को बहुत ही डेकोरेट और कॉम्प्लिकेटेड करके किस्से सुनाए जा रहे होते हैं, जबकि उस टाइम में इस तरह का कुछ नहीं था। तो ये था सारा ऑल इंग्लिश कैरेक्टरिस्टिक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल इंग्लिश के थीम्स, ऑल इंग्लिश पीरियड के थीम्स ऑफ ऑल इंग्लिश। फर्स्ट वन जो है वो है हीरोइज्म एंड ब्रेवरी। फाइटिंग ब्रेवली फॉर योर किंग पीपल एंड ऑनर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। जो उस टाइम के थीम्स थे ना वो मतलब अपने वतन के लिए लड़ना, अपने किंग्स के लिए लड़ना, अपने पीपल्स के लिए लड़ना, ब्रेवरी दिखाना, ये एक तरह की वो मतलब इज्जत समझते थे, बहुत ही मतलब उनके वहाँ बहुत माना जाता था। देन उसके बाद आता है लॉयल्टी, स्टेइंग लॉयल टू योर लीडर फैमिली एंड ट्राइब वाज अ की वैल्यू। मतलब लॉयल्टी दिखाना, मतलब उनकी राइटिंग में भी बिल्कुल यही, मतलब वो जो लिखते थे वो भी बिल्कुल, उनके जो थीम्स थे वो भी बिल्कुल इसी, उनकी जो राइटिंग के थीम्स थे वो भी बिल्कुल इसी तरह के थे, हीरोइज्म, ब्रेवरी, लॉयल्टी, फैट, इस तरह के। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है फैट। पीपल बिलीव दैट लाइफ वॉज कंट्रोल बाई फैट, यू कुड नॉट ईजिली स्केप इट। तो लोगों का यही मतलब बिलीव था उस टाइम के लोगों का कि जो हमारी ज़िंदगी होती है वो हमारी किस्मत से कंट्रोल होती है, जिससे हम आसानी से नहीं भाग सकते। गुड वर्सेस एवल, मैनी स्टोरीज शोड द बैटल बिटवीन गुड हीरोज एंड इवल मॉन्स्टर्स और एनिमीज। जो ज़्यादातर स्टोरीज होती थी वो मतलब ही देखा जाए तो जो हीरोज़ होते हैं वो आजकल की कहानी में भी बिल्कुल मतलब उनको अच्छा ही दिखाया जाता है, और जो विलन्स होते हैं उनको बुरा ही दिखाया जाता है। तो वो मतलब उस तरह की कहानियाँ होती थी, उनके बैटल्स के जो हीरोज होते थे उनको अच्छा दिखाते थे और इवल मॉन्स्टर्स और एनिमीज़ को वो मतलब बुरा, इवल उनको शो किया जाता था। तो गुड वर्सेस एवल, ये भी इवल, ये भी इनका एक थीम था।
अच्छा, जो नेक्स्ट थीम था वो था रिलीजन एंड क्रिश्चियनिटी। मैनी वर्क्स स्पेशली लेटर वंस टॉक्ड अबाउट गॉड, फेथ एंड द बैटल बिटवीन सिन एंड सेलिब्रेशन। अच्छा, उनके बाद जो ज़्यादातर वर्क्स थे उनमें थीम भी यही पा जाता था कि गॉड्स, फेथ और बैटल वगैरह के बारे में। रिलीजन और क्रिश्चियनिटी का भी ज़्यादा उनका थीम ज़्यादातर भी इसी में था। उनके वर्क्स वगैरह थे वो भी ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में, रिलीजन के ऊपर लिखे जाते थे। अच्छा, उसके बाद है डेथ एंड मोरालिटी। राइटर्स ऑफन थॉट अबाउट हाउ शॉर्ट एंड डिफिकल्ट लाइफ इज़ एंड द सर्टेनिटी ऑफ डेथ। राइटर्स कभी कभार सोचते थे कि हमारी ज़िंदगी कितनी शॉर्ट है, कितनी मुख्तसर है, तो इससे डेथ की और एंड द सर्टेनिटी ऑफ डेथ वो शो करते थे। मोरालिटी वगैरह उनके थीम्स वर्क्स में भी यही बात जाते थे और उस टाइम के लोगों का थीम भी यही था। अच्छा, लास्ट है एग्जाइल एंड लॉनलीनेस। Some poems like The Wanderer show the sadness of being far from home and feeling alone। यानी कि लोनलीनेस भी उनके वर्क्स में दिखाई देती थी। उनका थीम ये एक तरह से ये भी था, लोनलीनेस वगैरह। अच्छा, ये थे थीम्स। उसके बाद हमारे पास आता है मेन राइटर्स एंड देयर मेन वर्क्स। सम इम्पोर्टेंट राइटर्स एंड देयर वर्क्स। सबसे पहले हमारे पास आता है बीट। ये एक राइटर थे जिन्होंने लिखा था द एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। ये एक हिस्ट्री बुक थी। उसके बाद हमारे पास है कैटमन, द फर्स्ट नाउन इंग्लिश पोइट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। जो ओल्ड इंग्लिश टाइम था ना, उसका जो फर्स्ट इंग्लिश पोइट था वो था कैटमन, जो ज़्यादातर रिलीजियस पोइट्री लिखते थे, रोट रिलीजियस पोइट्री। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ बियोवुल्फ। बियोवुल्फ उस एज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। ये एक एपिक पोइम है जिसका जो ऑथर या राइटर हम कह लें वो नाउन नहीं है, यानी कि किसने लिखा वो अननाउन है। विच वर रिटन बाय अननाउन ऑथर। इसके ऑथर, इसके राइटर का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन ये लिखी है एक एपिक पोइम है जो कि उस टाइम की बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस वर्क है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोग को लेक्चर अच्छा समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।